नमस्कार। भर्ती की समस्याएं अध्याय के अंतर्गत आज हम आगे पढ़ेंगे लोक सेवा के लिए आवश्यक अहर्ताएं। लोक सेवा में प्रवेश पाने के लिए पदाधिकारियों तथा कर्मचारियों के लिए कुछ अहर्ताओं को निश्चित करना एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। कुछ विद्वानों का मत है कि समानता के सिद्धांत के आधार पर सभी सार्वजनिक पद सभी व्यक्तियों के लिए खुले रखने चाहिए। शैक्षणिक अथवा अन्य योग्यताएं निर्धारित करने से चयन का क्षेत्र संकुचित हो जाता है, परंतु आमतौर पर यह माना जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति हर पद के लिए उपयुक्त योग्य नहीं होता। इसलिए विभिन्न सरकारी पदों के लिए कुछ न कुछ अहर्ताएं पूर्व निर्धारित करना उचित होगा। लोक सेवा में प्रवेश पाने के लिए दो प्रकार की अहर्ताएं रखी जाती है, सामान्य तथा विशेष। सामान्य योग्यता सभी कर्मचारियों के लिए अनिवार्य होती हैं और विशेष योग्यताएं विशिष्ट नौकरी के लिए निर्धारित की जाती है। सामान्य अहर्ताएं प्रत्येक लोक सेवक के लिए जिन सामान्य योग्यताओं की आवश्यकता होती है वे निम्नलिखित हैं। नंबर 1 है नागरिकता। लोक सेवा के लिए आवेदन करने वालों के लिए राज्य का नागरिक होना आवश्यक है। विदेशियों को साधारणतः सरकारी पदों पर नियुक्त नहीं किया जाता। यदि कोई विदेशी नियुक्त कर भी लिया जाता है तो उसका कार्यकाल थोड़े समय के लिए ही होता है। अधिवास या निवास, डोमिसाइल या रेजिडेंस। शासकीय सेवा के लिए अधिवास या निवास की योग्यता को भी पूर्वापेक्षित योग्यता माना जाता। इस योग्यता के निर्धारण के पीछे सिद्धांत यह है कि सार्वजनिक सेवा में आने के लिए स्थान विशेष के संबंध में पूरी जानकारी होनी चाहिए। अधिवास योग्यता का एक और आधार है स्थानीयता की भावना। स्थानीय लोगों की ऐसी मांग रहती है कि उनके बीच सेवा करने वाले व्यक्ति उनके ही क्षेत्र का निवासी हो। भारत में अधिवास संबंधी नियम सन 1957 तक लागू थे। राज्य पुनर्गठन आयोग ने राज्य की लोक सेवाओं की पात्रता के लिए इन प्रावधानों पर आपत्ति की थी। स्थानीय लोगों की यह इच्छा है कि राज्य की लोक सेवाओं में मुख्यतः उसी राज्य के सपूतों सन ऑफ द सोइल की नियुक्ति होनी चाहिए। ठीक होते हुए भी तर्क संगत नहीं है। जब अधिवास नियमों जैसे कि युक्तियों से लोक सेवा आयोग को राज्य के बहुसंख्यक भाषाई समूह के लिए ही रक्षित कर दिया जाएगा, जो अन्य समूहों में अनिवार्यतः असंतोष उत्पन्न करेगा। ऐसी अवस्था में प्रतिभा का स्वतंत्र प्रवाह रुक जाएगा और प्रशासकीय कौशल भी कम हो जाएगा। अधिवास नियमों की आलोचना के फलस्वरूप केंद्र सरकार ने लोक सेवा योजना निवास संबंधी आवश्यकता अधिनियम 1957 पारित किया था। यह अधिनियम लोक सेवा में नियुक्ति संबंधी प्रतिबंधों का अंत कर देता है। इस अधिनियम द्वारा देश की लोक सेवाओं में प्रवेश पाने के संबंध में सभी नागरिकों को समान अवसर प्राप्त करके देश की प्रशासकीय एकता को सुदृढ़ बनाया गया है। फिर भी भारत के राज्यों में एक अलिखित नियम विकसित हो गया है कि राज्य के निवासियों को ही नौकरी में रखा जाए। आंध्र प्रदेश के तेलंगाना क्षेत्र में कुछ सेवाओं में मुल्कियों को ही भर्ती के अधिकार प्रदान किए गए। मुल्की तेलंगाना क्षेत्र के स्थायी निवासी हैं। तीसरा आता है लिंग की योग्यता। कभी कभी विशिष्ट पदों के लिए लिंग की अहर्ता भी निर्धारित कर दी जाती है। एक ऐसा समय था जब स्त्रियों को सरकारी नौकरी नहीं दी जाती थी। विलोबी का मत है कि सामान्यतः स्त्रियां वह अनुभव अथवा योग्यता नहीं रखती जो उन्हें अधिक उत्तरदायी पदों, विशेषतः निदेशकीय सेवी वर्ग की श्रेणी में आने वाले पदों के लिए उपयुक्त बना दें। परंतु आजकल सामान्यतः स्त्री व पुरुष में कोई भेदभाव नहीं किया जाता। अब सभी क्षेत्रों में स्त्री व पुरुषों को समान अवसर प्रदान किए जाते हैं। लोक सेवाओं में लैंगिक आधार पर स्त्रियों की भर्ती से वंचित नहीं रखा जा सकता। स्त्री पुरुष की इस समानता के बाद भी बहुत सी विशिष्ट सेवाओं के लिए लैंगिक अहर्ता निश्चित कर दी जाती है। हवाई जहाज में परिचारिकाओं के पद केवल नवयुवतियों ही आवेदन कर सकती है, उन्हीं को सेवाओं में लिया जा सकता है। इसी प्रकार सेना में भर्ती के लिए पुरुष होना अनिवार्य है। स्त्रियों को सेना में भर्ती नहीं किया जाता। भारत में लोक सेवाओं के लिए स्त्रियों और पुरुषों को समान अवसर प्राप्त होते हैं। अब सेना एवं पुलिस में भी स्त्रियां कोई भर्ती की जाने लगी हैं। आजकल भारतीय प्रशासनिक सेवा में स्त्रियां बड़ी संख्या में प्रवेश कर रही हैं। चतुर्थ सामान्य अहर्ता है आयु की योग्यता। सरकारी कर्मचारियों की भर्ती के लिए आयु का प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस संबंध में दो विपरीत प्रथाएं हैं। पहली, प्रत्याशियों को कम आयु में सेवा में प्रवेश देना, ये ब्रिटिश पद्धति है। दूसरी, उन्हें अधिक परिपक्व आयु में नियुक्त करना, ये अमेरिकी पद्धति है। आयु की योग्यता के संबंध में किंग्सले ने जो विवेचन किया वह विषय पर अच्छा प्रकाश डालता है। वह लिखते हैं कि
लोक भर्ती के संबंध में केवल दो संभाव्य प्रणालियां हैं, यद्यपि व्यवहार में वे न्यूनाधिक मात्रा में एक दूसरे से मिली हुई हो सकती हैं। विकल्प इस प्रकार है कि नव युवकों को स्कूलों और विश्वविद्यालयों से उनकी परीक्षा के आधार पर भर्ती किया जाए, या अधिक परिपक्व आयु के स्त्री पुरुषों को उनकी कार्य के अनुभव से संबंधित प्रायोगिक परीक्षाओं के आधार पर भर्ती किया जाए। पहले विकल्प का अनुसरण यूरोप में, विशेषतः इंग्लैंड में विस्तृत रूप में प्रयोग में लाया जाता है। दूसरे विकल्प का अनुसरण संयुक्त राज्य अमेरिका में किया जा रहा है। पहले विकल्प में पद, परंपरा या सोपानों का अस्तित्व दिया हुआ है, जिन पर अधिक होनहार पदाधिकारी अपने जीवन भर बढ़ते रहते हैं। दूसरे विकल्प में ये मान लिया गया है कि लोक सेवा लगभग पृथक स्थिति वाले ऐसे पदों का समूह हो जिन्हें कार्य विशेष के लिए प्राविधिक अर्हताओं के आधार पर भरा जाना चाहिए। पहला विकल्प पदोन्नति पर बल देता है, इसका परिणाम होता है प्रवाही या चलित सेवा। दूसरा विकल्प प्रवेश के समय तकनीक पर बल देता है, इसका परिणाम होता है अधिक स्थायी सेवा। पहला विकल्प होनहार युवक का पक्ष लेता है, दूसरा बहुधा परिपक्व अवस्था वाले साधारण लोगों का पक्ष लेता है। पहला लोक सेवा की शैक्षणिक प्रणाली से संबंध करता है, दूसरा इसे निजी उद्योग में रोजगार के आकार के उतार चढ़ाव से संबद्ध करता है। इनमें से कोई भी एक प्रणाली अकेली आधुनिक लोक सेवाओं की आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं है, और भर्ती की संतोषजनक योजना में दोनों के तत्व सम्मिलित होना जरूरी है। भारत में शासकीय सेवा में आने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष है और अधिकतम 30 वर्ष है। सामान्यतः युवा अवस्था में ही युवक युवतियों को लोक सेवा में प्रवेश दे दिया जाता है। भारतीय प्रशासनिक सेवा के लिए आयु सीमा 30 वर्ष है। भारत में लोक सेवा एक वृत्ति के रूप में अपनाई जाती है और पद निवृत्ति तक व्यक्ति लोक सेवा में ही रहता है, परंतु जिन पदों पर अनुभवी व्यक्तियों को नियुक्त करना होता है उन पदों के लिए अनुभव की अवधि के आधार पर न्यूनतम आयु तय की जाती है। उदाहरण के लिए मेडिकल कॉलेजों के लिए यदि प्रोफेसरों की सीधी भर्ती की जानी है और 10 वर्ष का अनुभव अर्हता के रूप में निर्धारित किया गया है, तो न्यूनतम आयु 30 या 35 वर्ष निश्चित की जाएगी। अमेरिकी भर्ती प्रणाली की एक प्रमुख विशेषता यह है कि कोई भी व्यक्ति अमेरिकी लोकसभा में लगभग किसी भी स्तर पर किसी भी आयु में प्रवेश पा सकता है। अब हम बात करते हैं विशेष अर्हताओं की। उसमें प्रथम है शिक्षा संबंधी। इस संबंध में ब्रिटिश तथा अमेरिकी दृष्टिकोण में अंतर है। ब्रिटेन तथा भारत में विभिन्न प्रकार की सरकारी नौकरियों के लिए निश्चित शैक्षणिक योग्यता की शर्त लगाई जाती है। इंग्लैंड में लिपिकीय पदों के लिए हायर सेकेंडरी स्कूल की और कार्यकारी पदों के लिए बीए तथा प्रशासनिक सेवाओं के लिए ऑनर्स की उपाधि आवश्यक माना जाता है। भारत में इसी पद्धति का अनुसरण किया जाता है। इसके विपरीत अमेरिका में यह माना जाता है कि लोकतंत्र के सिद्धांत के अनुसार नौकरियां पाने का समान अवसर होना चाहिए। शिक्षा संबंधी कोई ऐसी शर्त नहीं लगाई जानी चाहिए जिससे नौकरी पाने के लिए अवसर में कोई भेदभाव हो। जहाँ तक वैज्ञानिक पैसे का संबंध है, इसमें प्राविधिक शिक्षा, तकनीकी योग्यता की शर्त होना आवश्यक है, किंतु अन्य क्षेत्रों में शिक्षा संबंधी बंधन नहीं लगाया जाना चाहिए। 1935 में मैसाचुसेट्स राज्य में व्यावसायिक नौकरियों के अतिरिक्त सिविल सर्विस की अन्य सेवाओं की परीक्षा के लिए शिक्षा संबंधी योग्यता की शर्त लगाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। प्रथम में अमेरिकी कांग्रेस ने यह नियम बनाया था कि वैज्ञानिक, तकनीकी तथा व्यावसायिक नौकरियों के अतिरिक्त सिविल सर्विस की अन्य नौकरियों के लिए किसी प्रकार की शिक्षा संबंधी पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। अमेरिका में इस पद्धति का समर्थन सबको समान अवसर देने की भावना से किया जाता है और इसके पक्ष में ये तर्क दिया जाता है कि वर्तमान समय में सामान्य बुद्धि परीक्षाओं तथा संक्षिप्त उत्तर परीक्षाओं द्वारा प्रतियोगिताओं को कम से कम समय में अधिक वैज्ञानिक रीति से चुनाव किया जा सकता है। दूसरी योग्यता होती है अनुभव। अमेरिका में औपचारिक शिक्षा को लोक सेवा के लिए अनिवार्य नहीं रखा जाता है, इसलिए वहाँ लोक सेवा में अनुभव का बहुत महत्व है। लोक सेवा के बाहर रहकर जो व्यवहारिक अनुभव होता है उसके आधार पर ही लोक सेवा में भर्ती की जाती है। इंग्लैंड तथा भारत में शिक्षा संस्थाओं से निकले हुए अनुभवहीन युवकों को प्रशासनिक सेवा में नियुक्त कर दिया जाता है, किंतु तकनीकी सेवाओं में अनुभवी व्यक्तियों को ही अधिक पसंद किया जाता है। तीसरी है व्यक्तिक योग्यताएं, पर्सनल क्वालिफिकेशन। लोक सेवक में ईमानदारी, निष्ठा, परिश्रम, सूझबूझ, सचरित्रता, दूरदर्शिता, आत्मविश्वास, कर्तव्यपरायणता, समय पालन आदि अनेक व्यक्तिगत गुणों का होना आवश्यक है। फिफ्नर तथा प्रेस्थस ने प्रशासनिक कर्मचारियों के लिए 5 व्यक्तिगत गुण आवश्यक माने। प्रथम है सहयोग की आवश्यकता, संगठन तथा प्रबंध से संबंधित विषय का ज्ञान, समस्याओं को समाधान की क्षमता, पढ़ने लिखने की योग्यता,
निवैयक्तिक संपर्क के माध्यम से जटिल प्रश्नों के समाधान की दक्षता। और चौथी और अंतिम अर्हता होती है प्राविधिक अनुभव। आजकल सरकार को जटिल एवं विशेष प्रकार के अनेक कार्य करने पड़ते हैं। इन्हें संपन्न करने के लिए सरकारी सेवाओं में विभिन्न प्रकार के विशेषज्ञ जैसे वैज्ञानिक, इंजीनियर, अर्थशास्त्री, सांख्यिकी आदि नियुक्त किए जाते हैं। प्राविधिक कर्मचारियों की भर्ती करने से एक प्रश्न ये उत्पन्न हो गया है कि प्राविधिक तथा प्रशासकीय सेवी वर्ग के मध्य क्यों समुचित संबंध होने चाहिए। प्रशासन में विशेषज्ञों के महत्व को स्वीकार करते हुए द्वितीय वेतन आयोग की यह टिप्पणी उल्लेखनीय है कि ऐसे किसी विभाग में जिसमें पर्याप्त मात्रा में प्राविधिक तथा प्रशासकीय कार्य होता हो, सचिव या कोई प्रशासकीय क्षमता वाला प्राविधिक पदाधिकारी होना चाहिए या सामान्यवादी प्रशासक होना चाहिए। प्राविधिक पदाधिकारी की प्राथमिकता को ध्यान में रखकर उसे चयन से वंचित नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि गुणों के आधार पर उसका चयन होना चाहिए। इसके आगे शीर्षस्थ प्राविधिक सलाहकारों विभागों के प्रधानों को इस बात का पूरा अवसर दिया जाना चाहिए कि विभाग में सचिव के मत के साथ ही उनके मत पर भी मंत्री विचार करें। जब कभी सचिव या प्राविधिक प्रधान में कोई मतभेद हो तो मंत्री के साथ संयुक्त चर्चा के द्वारा उनको निपटारा जाना चाहिए। तो इस प्रकार आज हमने देखा कि लोक प्रशासन के अंतर्गत भर्ती के अंतर्गत लोक सेवाओं की दो योग्यता होती है, सामान्य अर्हता, विशेष अर्हता। इस वीडियो को आपने ध्यान से सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।